नमस्कार। आज हम संविधान की कहानी के 3 ऐसे पन्नों को पलटेंगे जिन्होंने जिन्होंने भारत की शक्ल बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हमारे पास जो सामग्री है वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी वाले नोट्स जैसे हैं, जो अक्सर बहुत सूखे और तथ्यात्मक लगते हैं। तो हमारा मिशन है इन सूखी सी लगने वाली जानकारियों के पीछे की जो असली, जो दिलचस्प कहानी है उसे बाहर निकालना। बिल्कुल। हम आज 3 खास संशोधनों पर ध्यान देंगे। 42वां, 44वां और 86वां। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये भारत की राजनीति में आए तूफान, फिर उस तूफान के बाद संतुलन बनाने की कोशिश और आखिर में भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव रखने की कहानी कहते हैं। ये एक तरह से हमारे संविधान के लचीलेपन और उसकी जीवंतता का सबूत है। तो चलिए कहानी के सबसे नाटकीय हिस्से से शुरू करते हैं। 1976 का 42वां संशोधन। हमारे एक स्रोत में इसे मजाक में नहीं बल्कि गंभीरता से लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। किसी एक संशोधन के लिए ये तो बहुत बड़ी उपाधि है। आखिर उस दौर में ऐसा क्या हो रहा था कि पूरे संविधान को बदलने की जरूरत आन पड़ी? ये समझने के लिए हमें उस समय के माहौल को देखना होगा। ये संशोधन 1975 में लगे आपातकाल यानी इमरजेंसी के दौरान लाया गया था। उस समय सत्ता का जबरदस्त केंद्रीकरण हो रहा था और सरकार का मानना था कि विकास और सामाजिक योजनाओं को लागू करने के लिए न्यायपालिका और दूसरी संवैधानिक रुकावटों को हटाना जरूरी है। तो ये संशोधन सिर्फ कुछ बदलाव नहीं था, ये शासन के दर्शन को ही बदलने की एक कोशिश थी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो प्रस्तावना प्रीएम्बल में ही दिखता है। 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये देश की पहचान को एक नई परिभाषा देने की कोशिश थी, है ना? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये सिर्फ कुछ शब्द जोड़ना नहीं था, बल्कि ये देश के वैचारिक ढांचे को अस्थायी रूप से बदलने की एक कोशिश थी। समाजवाद और पंथनिरपेक्षता को प्रस्तावना में डालकर सरकार ये संदेश दे रही थी कि भारत की पहचान अब इन मूल्यों से अटूट रूप से जुड़ी है, जो कि पहले एक राजनीतिक बहस का विषय हो सकता था। इसे संविधान के मूल में डालकर उन्होंने इसे किसी भी भावी राजनीतिक बहस से ऊपर उठाने की कोशिश की। ये तो दिलचस्प है, लेकिन हमारे नोट्स में एक और बात है जो इससे भी ज्यादा विवादास्पद लगती है। लिखा है कि इसने कुछ मामलों में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स पर प्राथमिकता दे दी। ये तो एक तरह का वैचारिक टकराव लगता है, एक नागरिक के अधिकार बनाम राज्य के बड़े लक्ष्य। और ये एक जबरदस्त वैचारिक बदलाव था। इसे सरल भाषा में समझे तो मौलिक अधिकार वो हैं जो हर नागरिक को सीधे मिलते हैं और आप उन्हें लागू करवाने के लिए सीधे अदालत जा सकते हैं। हाँ, जैसे समानता का अधिकार या बोलने की आजादी। बिल्कुल। जबकि निर्देशक सिद्धांत सरकार के लिए एक नैतिक गाइडबुक की तरह है कि उन्हें देश चलाते समय किन लक्ष्यों को ध्यान में रखना चाहिए। तो जब आप एक गाइडबुक को नागरिक के पक्के अधिकारों पर प्राथमिकता देते हैं, तो आप असल में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर समूह या राज्य के लक्ष्यों को ज्यादा महत्व दे रहे होते हैं। ये उस समय की सरकार की सोच को दिखाता है। अरे, मैं नोट्स में एक और चीज देख रही हूँ जो अक्सर इस बड़ी बहस में नजरअंदाज हो जाती है। शिक्षा का विषय। इसे राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत गहरा था। देखिए, संविधान में 3 सूचियां हैं। संघ सूची, जिन पर केंद्र कानून बनाता है। राज्य सूची, जिन पर राज्य। हाँ, और समवर्ती सूची, जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं। शिक्षा पहले राज्य सूची में थी, यानी सिर्फ राज्य सरकारें ही उस पर कानून बना सकती थीं। 42 से संशोधन ने इसे समवर्ती सूची में डाल दिया। अच्छा, तो अब केंद्र भी बना सकता था? जी, यानी अब शिक्षा पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते थे। यह शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र की भूमिका को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला कदम था, जिसके अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रभाव आज तक देखे जाते हैं। तो कुल मिलाकर 42वां संशोधन एक ऐसा तूफान था जिसने सत्ता का पलड़ा बुरी तरह से केंद्र सरकार की तरफ झुका दिया और व्यक्ति के अधिकारों पर राज्य की शक्ति को हावी कर दिया। जाहिर है इसकी प्रतिक्रिया तो होनी ही थी। बिल्कुल, और वह प्रतिक्रिया बहुत जल्द आई। जी, ठीक 2 साल बाद 1978 में आपातकाल खत्म हो चुका था, नई सरकार आ चुकी थी और लाया गया 44वां संशोधन। हमारे स्रोतों में इसका लक्ष्य साफ लिखा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बहाल करना। ये तो सीधे सीधे 42वां संशोधन को उलटने की कोशिश लगती है।
ये काफी हद तक एक सुधार या कह सकते हैं कोर्स करेक्शन ही था। नई सरकार का मानना था कि लोकतंत्र में शक्तियों का संतुलन बना रहना चाहिए, जिसे 42वें संशोधन ने बिगाड़ दिया था। इसका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की प्रक्रिया से जुड़ा था। 42वें संशोधन से पहले और उसके दौरान आंतरिक अशांति यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर आपातकाल लगाया जा सकता था। ये आंतरिक अशांति शब्द सुनने में तो इतना खतरनाक नहीं लगता, लेकिन इसका दुरुपयोग कैसे हो सकता था ये तो बहुत अस्पष्ट है। कोई भी सरकार किसी भी विरोध प्रदर्शन को आंतरिक अशांति बता सकती है। यही इसकी सबसे बड़ी खामी थी। ये बहुत ही व्यक्तिपरक और अस्पष्ट शब्द था। 44वें संशोधन ने इस खतरनाक अस्पष्टता को खत्म कर दिया। इसने आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन शब्द डाल दिया। अब देखिए दोनों में कितना फर्क है। हाँ, बहुत। सशस्त्र विद्रोह एक ठोस दिखाई देने वाली चीज है जिसकी व्याख्या मनमाने ढंग से नहीं की जा सकती। तो सिर्फ शब्द बदलना ही काफी नहीं था। ऐसा लगता है कि संशोधन करने वालों को डर था कि भविष्य में कोई भी सरकार शब्दों के लूप होल्स का फायदा उठा सकती है। इसलिए उन्होंने पूरी प्रक्रिया को ही बदल दिया। एक तरह से आपातकाल के दरवाजे पर कई ताले लगा दिए। बिल्कुल सही कहा आपने। उन्होंने सिर्फ शब्द नहीं बदले, बल्कि प्रक्रिया का एक पूरा किला बना दिया। पहला ताला, अब आपातकाल की घोषणा सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह पर नहीं हो सकती। अच्छा। नहीं, बल्कि पूरे मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही हो सकती है। दूसरा ताला, घोषणा के 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से मंजूरी लेनी होगी, जो पहले 2 महीने था। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण ताला, हर 6 महीने में आपातकाल को जारी रखने के लिए संसद की मंजूरी लेनी होगी। इसका मतलब इसे अनिश्चित काल के लिए लागू नहीं किया जा सकता। लक्ष्य साफ था, आपातकाल लगाना किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम का एक बहुत ही सोचा समझा और मुश्किल फैसला हो। तो जहां 42nd संशोधन ने सिस्टम को एक व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर बना दिया था, वहीं 44th ने सिस्टम को वापस व्यक्ति से ज्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश की। इसने शक्तियों के संतुलन को फिर से स्थापित किया। और इसने अनुच्छेद 20 और 21 के तहत दिए गए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को इतना मजबूत बना दिया कि आपातकाल के दौरान भी उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। ये नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। तो हमने देखा कि कैसे संविधान ने पहले एक राजनीतिक संकट का सामना किया और फिर खुद को सुधारा। लेकिन संविधान का काम सिर्फ राजनीतिक गलतियां सुधारना नहीं है, बल्कि देश की सामाजिक आकांक्षाओं को आकार देना और भविष्य के लिए एक नींव रखना भी है। और इसका सबसे शक्तिशाली उदाहरण हमें मिलता है हमारी कहानी के तीसरे हिस्से में। जी, 2002 का 86वां संशोधन। ये पहले 2 संशोधनों से बिल्कुल अलग है। ये किसी राजनीतिक संकट की प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि ये भारत के बच्चों के भविष्य के लिए एक सकारात्मक और दूरदर्शी कदम था। ये शासन की शक्तियों से हटकर सीधे नागरिकों के भविष्य को सशक्त बनाने पर केंद्रित था। हमारे नोट्स में लिखा है कि इसने संविधान में एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा। इसने 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। जरा सोचिए, 2002 से पहले भारत में शिक्षा एक अधिकार नहीं, बल्कि एक सरकारी नीति या एक निदेशक सिद्धांत थी। ये एक क्रांतिकारी बदलाव था। नीति को बदला जा सकता है, उस पर अमल हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन जब कोई चीज मौलिक अधिकार बन जाती है तो वो हर नागरिक का हक बन जाता है और सरकार उसे देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हो जाती है। इस एक संशोधन ने करोड़ों बच्चों के भविष्य की कानूनी नींव ही बदल दी। ये सिर्फ एक कानून नहीं था। नहीं, ये एक पूरी पीढ़ी के लिए किया गया वादा था। और ये देखना भी दिलचस्प है कि ये सिर्फ एक नया अधिकार जोड़ने तक सीमित नहीं था। इसने संविधान के दूसरे हिस्सों को भी छुआ, है ना, जैसे कि हमारे मौलिक कर्तव्य। जी हाँ, इसने एक बहुत ही सुंदर संतुलन बनाया। एक तरफ अनुच्छेद 21A के तहत बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया, तो दूसरी तरफ अनुच्छेद 51A में एक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसे 51A कहते हैं। ये कर्तव्य हर माता पिता या अभिभावक पर डाला गया कि वे अपने 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। मतलब ये एक दोहरी व्यवस्था है। राज्य की जिम्मेदारी है कि वो स्कूल और सुविधाएं दे, और माता पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चे को स्कूल भेजें। ये तो शिक्षा को समाज के हर स्तर पर स्थापित करने की कोशिश है। बिल्कुल, ये अधिकार और कर्तव्य का एक बेहतरीन संगम है। ये दिखाता है कि संविधान कैसे सामाजिक जरूरतों के साथ विकसित होता है। इसने शिक्षा को सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी से निकालकर एक सामाजिक मिशन बना दिया। इसने भारत के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा निवेश किया।
जिसके परिणाम हम आज देख रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों में और भी बेहतर देखेंगे। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? हमने 3 संशोधनों की एक अद्भुत यात्रा देखी। पहले 42वें संशोधन के जरिए शक्तियों का जबरदस्त केंद्रीकरण, फिर 44वें संशोधन के रूप में संतुलन बहाल करने और लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक तेज प्रतिक्रिया, और आखिर में 86वें संशोधन के जरिए शिक्षा के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को सशक्त बनाने का एक भविष्योन्मुखी कदम। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये तीनों संशोधन मिलकर दिखाते हैं कि हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। ये दिखाता है कि ये राजनीतिक संकटों पर कैसे प्रतिक्रिया देता है, अपनी गलतियों को कैसे सुधारता है और समय के साथ बदलती हुई सामाजिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कैसे खुद को विकसित करता है। ये सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये पिछले 50 सालों में भारत की राजनीतिक और सामाजिक यात्रा की पूरी कहानी बयान करते हैं। हमने जिन स्रोतों को देखा वे परीक्षा की तैयारी की सामग्री से आए थे। ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है, क्या एक नागरिक के रूप में हमारे अधिकारों और कर्तव्यों में हुए इन बुनियादी बदलावों की हमारी समझ ज्यादातर तभी तक सीमित रहती है जब हम किसी परीक्षा के लिए पढ़ रहे होते हैं? कक्षा के बाहर या परीक्षा हॉल के बाद इन संवैधानिक मूल्यों को सक्रिय रूप से जीने का क्या मतलब है?